बहुत सारे टीचर्स सब लोग आपको इसका आंसर बता सकते हैं, राइट? आंसर तो कहीं से भी आप पता कर सकते हो कि कैसे होगा, क्या आंसर होगा, लेकिन उस आंसर तक पहुंचा कैसे जाए, दैट्स ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में तो है ही और पीवाईक्यूज में भर भर कर आया हुआ है। मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया क्योंकि इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स। और ये वाला आ गया cos थीटा। उस हिसाब से अगर हम देख के चलें, उस हिसाब से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? अब हम एक्स वाई क्यों लिखे, जब हमें पता चल गया है कि उसका x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड द y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स, क्या इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में एक एंगल ऑलरेडी 90 है तो दूसरा एंगल 90 हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है टेक्निकली। हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई सिलेबस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मैं अच्छे से जानती हूँ इतने साल पढ़ाने के बाद कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ बच्चों को बहुत आसान लगता है। कुछ को मुश्किल लग रहा है, कुछ को आसान लग रहा है। भाई बच्चे तो सब एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो लोग इसको रट्टा मार के कर रहे हैं, आइडेंटिटीज को रट लिया है बिना समझे हुए, कॉन्सेप्ट्स को रटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है। और जिन बच्चों ने इसको समझ के कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलिए आज इनको सबके लिए इंटरेस्टिंग और आसान बनाते हैं, ठीक है? सो बिना ज्यादा टाइम का इंट्रोडक्शन दिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक और चैप्टर भी है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोनों मिला के 10 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया तो दूसरा वाला बड़े आराम से हो जाएगा। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बट बिफोर फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताती हूँ, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? इट इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसके अंदर हम किसी ट्राइंगल के 3 साइड्स और एंगल्स को स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज के इस मॉड्यूल में। क्या लेना है हमें लेना है एक राइट एंगल ट्राइंगल। हमने ले लिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। राइट एंगल एट B हमने ले लिया है। और अगर हमने राइट एंगल एट B ले लिया तो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी एक बात समझ आती है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक एंगल अगर 90 है तो बाकी दोनों का सम ऑटोमेटिकली आ जाता है 90 डिग्रीज। और अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो हम उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ नोट करने की है, अगर हम एंगल ए और एंगल सी को देखें तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होने के साथ साथ अक्यूट एंगल्स होंगे। ऑब्वियसली अक्यूट होंगे क्योंकि दोनों के दोनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होने वाले हैं, ठीक है? सो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम इस ट्राइंगल की साइड्स को डिस्कस करेंगे, साइड्स के रेशियो को डिस्कस करेंगे। सिर्फ इसमें साइड्स 3 हैं, राइट? AB, BC और AC। AC को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं बिना किसी डाउट के। इस ट्राइंगल को अगर हम अभी देखें तो हम बोलेंगे BC इज द बेस एंड AB इज द परपेंडिकुलर। सिर्फ यहाँ छोटा सा एक ध्यान हमें रखना है कि यहाँ पर ये तय करने के लिए कि कौन सी साइड बेस है और कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, एक एंगल हमें चुनना पड़ता है। एक एंगल यानी कि वो एंगल C भी हो सकता है और वो एंगल A भी हो सकता है। अभी फिलहाल डिस्कशन के लिए मैं एंगल C को थीटा मार्क कर देते हैं, ठीक है? सो राइट नाउ हम फोकस कर रहे हैं एंगल C पर। लेट एंगल C इन दिस ट्राइंगल बी थीटा। अब 2 वर्ड्स आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एडजेसेंट एंड ऑपोजिट। एडजेसेंट क्या होता है? मेरे बराबर वाला घर, मेरे बराबर वाली चेयर, मेरे पास कौन सा स्टूडेंट बैठा है। एडजेसेंट मींस जस्ट नेक्स्ट टू यू। तो अगर हम थीटा को देखें, इस एंगल C के 2 आर्म्स हैं, एक है AC और एक है BC। So BC is one of the arms of angle C और इस साइड को हम कहते हैं adjacent side। तो ये साइड है हमारी adjacent, बट ये adjacent है एंगल C के लिए। अगर हम एंगल A के लिए देखेंगे तो ये adjacent साइड नहीं होगी। तो फिलहाल हम C की बात कर रहे हैं, थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये हो गई हमारी adjacent side। It's a very very important word in the entire chapter, इसलिए इस पे थोड़ा सा emphasis करते हुए I repeat, BC becomes the adjacent side if I'm talking about angle C as theta। अब एक हो गई adjacent और एक हो जाएगी उसके
ऑपोजिट, तो ऑपोजिट साइड को तो भाई हम ऑपोजिट ही बोल रहे हैं यहाँ पर। सो दिस साइड बिकम्स ऑपोजिट। अब तीसरी साइड दैट्स AC, ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज ही होती है, ठीक है। तो एडजेसेंट को आइडेंटिफाई करना, ऑपोजिट को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर हम एंगल A की बात करेंगे तो एडजेसेंट साइड हो जाएगी AB और ऑपोजिट साइड हो जाएगी BC, ठीक है। ये तो क्लियर है। अब हमें इसको नेम कैसे करना है। जो एडजेसेंट साइड है उसको हम कहते हैं बेस, बेस के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर B, और जो ऑपोजिट साइड है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और हम उसके लिए यूज करते हैं कैपिटल P। हाइपोटेन्यूज अनडिबेटेबल है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से। सो ये कोई नई चीज नहीं है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये आप क्लास 6-7 से स्टडी करते हुए आ रहे हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, एक 90 डिग्री एंगल होता है। जो साइड 90 के ऑपोजिट है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, बाकी दोनों को बेस और परपेंडिकुलर कहते हैं। एक छोटा सा वेरिएशन यहाँ पर आया है। अब परपेंडिकुलर किसको कहा जाएगा और बेस किसको कहा जाएगा, वो डिपेंड करता है आपके चॉइस ऑफ अक्यूट एंगल पर। अगर मैंने C लिया तो कौन सा परपेंडिकुलर होगा, और अगर A लिया तो कौन सा परपेंडिकुलर होगा, ये भूलना नहीं है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे इन साइड्स का रेशियो। अब रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है कोई भी दो मेजरमेंट्स, कोई भी दो एजेस, कोई भी दो वेट्स, एनी टू पॉजिटिव क्वांटिटीज को कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है रेशियो, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या कंपेयर करना है, 3 एंगल्स हैं, 3 साइड्स हैं। जब हम इन तीनों साइड्स को रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो AB इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, BC is the length of the base and AC is the length of the hypotenuse। तो किसी भी रेशियो में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम कहते हैं पर्टिकुलर रेशियो। अब यहाँ पर 3 साइड्स हैं, कौन सी 3 साइड्स हैं, P, B एंड H। लेट्स असाइन, हम इसके कोशिश करते हैं कुछ रेशियोज बनाने की, ठीक है। कुछ रेशियोज अगर हम बनाएं तो ऐसे हे वायर ना जाकर एक बारी सिस्टमैटिकली चल के देखते हैं। कितनी साइड्स है हमारे पास, P, B और H, 3। तो न्यूमरेटर पे कितनी साइड्स हम प्लेस कर सकते हैं, 1 by 1, टू बी वेरी फेयर। पहले हम रख देते हैं परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर को हमने मान लिया कि वो न्यूमरेटर है, लेकिन सिर्फ परपेंडिकुलर थोड़ी, न्यूमरेटर में बेस भी आ सकता है और हाइपोटेन्यूज भी आ सकता है। तो न्यूमरेटर में मेरे पास ये 3 ही कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब अगर न्यूमरेटर पे मैंने P को फिक्स कर दिया तो डिनोमिनेटर में 2 चॉइसेस हो सकती हैं। कौन सी हैं वो 2 चॉइसेस, एक हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज और दूसरा हो सकता है बेस। इन दोनों को अगर हम लेके चले कि न्यूमरेटर में हमारे पास P है, डिनोमिनेटर में हमारे पास H है, तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा, P अपॉन H। तो ये एक पहला कॉम्बिनेशन है परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज का, इसको हमने रेशियो मान लिया। इसी तरीके से दूसरा, परपेंडिकुलर बाय बेस वुड गिव मी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट्स P बाय B, ठीक है। ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। अब चलते हैं दूसरे में। दूसरे केस में अगर हमारे पास न्यूमरेटर में बेस है तो डिनोमिनेटर में फिर से 2 ऑप्शंस हो जाती हैं, कौन सी, या तो H हो सकता है या फिर P हो सकता है। थोड़ा सा इसको अब जल्दी करते हैं। अगर हमने B लिया तो रेशियो बन गया B बाय H, और अगर हमने P लिया तो रेशियो बन गया B बाय P, हो गया ये। तो चारों का लास्ट कॉम्बिनेशन फिर से, अगर हमने हाइपोटेन्यूज लिया न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में फिर से हमारे पास 2 ऑप्शंस हो सकती हैं, कौन सी, P एंड B। दोनों के साथ अगर हम रेशियोज बनाएं तो फाइनली हमें पता चल रहा है कि H अपॉन P एंड दूसरा H अपॉन B। तो टोटल मिला के मेरे पास 6 रेशियोज के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूमरेटर में हमने सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर ली, और न्यूमरेटर्स के साथ डिनोमिनेटर में क्या क्या हो सकता है वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इफ वी हैव अ राइट ट्राइंगल ABC एंड वी ट्राई टू क्रिएट द रेशियोज, वी विल हैव 1 triangle with 3 sides and 6 ratios।
अब इन्हीं रेशियोज को हमें कैसे इस चैप्टर में यूज करना है और कैसे ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं 6 रेशियोज पे डिपेंड करता है, अगली स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये तो समझ आ गया कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स हैं तो 6 रेशियोज बन सकते हैं। अब इनमें फालतू की इंफॉर्मेशन हटा देते हैं, रेशियो हमें समझ आ गया है, तो हमें ये वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है और ये भी हमने कैसे बनाए उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब ये है हमारे पास 6 रेशियोज, P by H, P by B, B by H, B by P। उफ, कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है। थोड़ा सा इनको अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? इन्हीं 6 रेशियोज को थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने का मतलब है ताकि हमें इनको समझना आसान हो जाए। तो पहले वाले रेशियो को हम थोड़ा सा शिफ्ट करके रख लेते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियो आई हैव नोटेड इज P by H। अब P by H अगर एक रेशियो है, उस पूरी लिस्ट में से क्या कोई रेशियो है जो P और H को लेकर बना है? बिल्कुल है। कौन सा है? H अपॉन P। हमने इसको इसके सामने रख लिया। P by H and H by P, कुछ तो कनेक्शन होगा। P by H and H by P, they are the reciprocals of each other। इसलिए मैंने इनको आमने सामने रख दिया कि अगर P by H मुझे सपोज मालूम है कि 1:2 है, तो H by P हम आराम से बोल सकते हैं 2:1 है। किसी भी रेशियो का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे अरेंज किया। तो बाकी चारों को भी वैसे ही अरेंज कर लेते हैं। सो नेक्स्ट रेशियो मैंने अरेंज कर लिया B by H। अब B by H का रेसिप्रोकल कहाँ है? H by P यहाँ है, तो इसको हम इसके सामने रख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। तीसरा बचा हमारा P by P। अब P by P ले लिया तो उसका रेसिप्रोकल इसके सामने, ठीक है। ये बात समझ आ गई। ये वही के वही 6 रेशियोज है, बस हमने इनको थोड़ा सा सॉर्ट किया इन टर्म्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। P by H को मैंने पहला रेशियो लिखा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो रेसिप्रोकल वाला आराम से आ जाएगा। B by H, H by P, P by P एंड B by P, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है कि रेशियो क्या होता है, रेशियो में समझ आ गया है। अब इन्हीं रेशियोज को, ये रेशियो किसके बीच में है? दे आर द रेशियोज बिटवीन द टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। आई रिपीट, ये रेशियोज हैं बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द साइड्स। चिल्ड्रन, P, B, H क्या होता है? ये एक वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वो 3 साइड्स की लेंथ्स हैं। तो जब हम इनका रेशियो निकालते हैं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, these ratios are only named as trigonometric ratios। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक पर्टिकुलर एंगल को थीटा मानते हुए उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को असाइन करते हुए द 6 रेशियोज। चलो अब इनको नेम कर देते हैं। द फर्स्ट वन इज नेम्ड एज P by H इज नेम्ड एज साइन थीटा। ये आपको सबको अच्छे से आता होगा जो अभी बैच के लिए कर रहे हैं, बट एक रिवीजन जरूरी है। बेस बाय hypotenuse is defined as cos theta and P by B is defined as tan theta। अब बिल्कुल sin theta के सामने हमने लिखा है H upon P जो उसका रेसिप्रोकल है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ sin is defined as cosec theta। cos theta का रेसिप्रोकल is defined as sec theta। tan theta का रेसिप्रोकल is defined as cot theta। ये रेसिप्रोकल्स क्यों हैं? बिकॉज P by H and H by P multiply होके 1 बन जाता है। I think this is the enough introduction for what are trigonometric ratios। The next slide I promise is going to be the most interesting part of the entire module। Pay attention और इसको ध्यान से देखते हैं। Now the heading says trigonometric ratios of angles। Angles हमने triangle में देखा है कि जब भी हमने कोई triangle लिया है तो वो थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक जा सकती है। अब एक सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में एक एंगल ऑलरेडी 90 है तो दूसरा एंगल 90 हो सकता है? 0 डिग्री हो सकता है? टेक्निकली नो। किसी भी एक ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ये 0 डिग्री कैसे हो सकता है? 90 डिग्री कैसे हो सकता है? बट ट्रिग्नोमेट्री का ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये थीटा 0 एग्जैक्टली तो नहीं हो रहा है इस ट्राइंगल में, बट जब ये थीटा इतना कम हो जाए जो बिल्कुल 0 के बराबर दिखाई दे, तब हम कहते हैं थीटा टेंड्स टू 0। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि एंगल ए और एंगल सी दोनों में से कोई भी हम एंगल ले, इसका रेंज 0 से 90 तक हो सकता है। इसको अच्छे से समझाने के लिए आई एम टेकिंग अ कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन क्यों कहा? जैसे मैंने एक्स एक्सिस लिया
और y एक्सिस लिया तो हमारे पास बन जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल्स लिख नहीं रही हूँ बिकॉज़ स्क्रीन थोड़ा भर जाएगा, ठीक है? तो x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब मुझे इसके ऊपर क्या करना है? इसके ऊपर मैंने लिया है एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब है कोई भी एक सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा और उसका सेंटर हम रखेंगे ओरिजिन पे, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है? अब हम इसको सेंटर लेते हुए एक सर्कल बना लेते हैं। हमने ये सर्कल बना लिया और अगर हम मान के चलें कि ये रेडियस 1 यूनिट का है, ये सर्कल हमने लिया था रेडियस 1 यूनिट, तो ये x एक्सिस पर जब इंटरसेक्ट करेगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,0। जब इसके 1,0 हो जाएंगे तो इसके हो जाएंगे -1,0, जिसको मैं अभी लिख नहीं रही हूँ क्योंकि हम क्लास 10th में ये पॉइंट स्टडी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो y एक्सिस पर इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे 0,1 on the positive side of the y-axis and 0,-1 on the negative side. इसको भी मैंने यहाँ नहीं लिखा है. There is a reason for that. Just keep listening, right? तो ये 2 points मैंने लिख लिए. अब हम लेते हैं इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट. मैंने ये पॉइंट यहाँ पर ले लिया है. कार्टेशियन प्लेन में अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y. हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया x, y. अब इस पॉइंट को थोड़ा स्टडी करते हैं. इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो हमारे पास यहाँ पर एक एंगल बन जाता है जो कि है थीटा. यहाँ पर हमने एंगल बना दिया थीटा, ठीक है? अभी इसको कोशिश करो इससे कंपेयर करने की. हमारा यहाँ पर थीटा था तो एक पर्टिकुलर ट्राइंगल है. अब ये थीटा हमने बनाया है पॉइंट P का ओरिजिन के साथ जो एंगल बन रहा है x एक्सिस के साथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. ये एंगल थीटा हम मेजर कर रहे हैं विद दी x एक्सिस. तो x एक्सिस के हिसाब से ये थीटा यहाँ पर है. जैसे जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ेगा, ये पॉइंट P कुछ भी हो सकता है, राइट? ये पॉइंट इस पूरे के पूरे P सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है. समझ आ गया ये बात? अगर ये पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमारा ये पॉइंट आ जाएगा तो थीटा इज कंसिडर्ड 0 डिग्रीज. लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा यहाँ से थीटा हमारा वापस वहां आ गया. तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है. अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर हमने यहाँ ले लिया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे बनाएंगे? इसका हाइपोटेन्यूज तो 1 है ही क्योंकि द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल इज 1. यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये है x और ये है y. लेकिन इस केस में अगर हम वहां कंपेयर करते हैं तो इफ आई टेक द साइड ऑपोजिट टू थीटा परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है p/h. ठीक है? यही चीज अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ पर h तो 1 है. अगर h 1 है तो साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो हाइट है ये रिप्रेजेंट करेगी साइन थीटा एंड सिमिलरली ये रिप्रेजेंट करेगी कॉस थीटा. ठीक है? तो हमारे पास ये वाला आ गया साइन थीटा और ये वाला आ गया कॉस थीटा. उस हिसाब से अगर हम देख के चलें उस हिसाब से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? अब हम एक्स वाई क्यों लिखे? जब हमें पता चल गया है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड द वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स साइन थीटा. अब आप सोचो कि मैम ये क्यों बता रही हैं? इस पर्टिकुलर स्लाइड से इतने सारे कॉन्सेप्ट्स जो एनसीईआरटी में भी हैं, असर्शन रीजनिंग एमसीक्यू में इतनी क्लैरिटी से समझ आएंगे. और एक दूसरा रीजन भी है, व्हेन यू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री इन क्लास 11th चिल्ड्रन, you will be starting with the trigonometry with this unit circle. तब सडनली ये मत सोचना हमारे 10 के टीचर्स ने तो हमें कुछ बताया नहीं था. ठीक है? राइट नाउ वी आर मेजरिंग थीटा इन डिग्रीज. ठीक है? यहाँ से बात करते हैं ना 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री. इन क्लास 11th एंड 12th यू विल स्टडी इन रेडियंस. कम से कम कुछ तो कनेक्शन बिल्ड करके जाओ 11th में. ठीक है? ये समझ आ गया. तो इस यूनिट सर्कल में अब हम क्या करने वाले हैं? इस यूनिट सर्कल को अगर आप देखो, ये पॉइंट P हमने डिस्कस किया है कि कहीं भी हो सकता है इस यूनिट सर्कल पे. लेकिन इन क्लास 10th, व्हेन आई से इन क्लास 10 चिल्ड्रन, हमें अपनी स्टडी को यहीं तक लिमिट रखना है. यहीं तक लिमिट रखना है मतलब वी आर गोइंग टू डील ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये वाले पर्टिकुलर पोर्शन में हम पॉइंट P को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. दैट यू विल स्टडी इन सीनियर क्लासेस. तो अभी हमारा काम थोड़ा कम हो जाता है. हमारा काम कम हो जाता है बिकॉज P मैक्सिमम
यहाँ तक जा सकता है और या फिर यहाँ तक आ सकता है। अब पूरा बीच में तो हमें पता चल गया कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएँ। लेकिन 2 स्पेशल केसेज़ हैं इसके अंदर, कौन-से हैं वो 2 स्पेशल केसेज़? पहला केस व्हेन थीटा इज़ 0 डिग्रीज़। अब ट्रायंगल के केस में हमने देखा है कि थीटा 0 पॉसिबल नहीं है, बट इतना कम हो जाए, इसके ऊपर अगर हम देखें उसको स्टडी करें, अगर हमारा थीटा 0 डिग्री हो जाता है तब क्या होगा? ये जो पॉइंट P है, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आने का मतलब है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं p cos थीटा इनटू sin थीटा विल बी इक्वल टू 1, 0 और उसको देखते हुए हमारी बड़े आराम से ऑन कंपैरिजन cos थीटा विल कम आउट टू बी 1 एंड sin थीटा 0 बट थीटा अभी है कितना 0 डिग्रीज तो व्हेन थीटा इज 0 degrees the value of sin 0 is 0 and cos 0 is 1 चिल्ड्रन ये कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं समझ आता है अगर इसको रटोगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी और अगर आप इसको यूनिट सर्कल के हिसाब से समझ लो कि बिकॉज ऑन द एक्स एक्सिस द y कोऑर्डिनेट इज 0 और y कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा sin थीटा इसलिए sin 0 इज 0 एंड cos 0 इज 1 नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट हैपेंस व्हेन थीटा इज 90 डिग्रीज हमारा पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा और पॉइंट P अगर यहाँ पे आ गया तो हमारे पास बन जाएगा cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 0,1 नाउ इसका x कोऑर्डिनेट 0 है x कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब cos 90 इज 0 एंड sin 90 इज 1 दिस इज अ डेरिवेशन कि ये वैल्यूज आते कैसे हैं इसको ट्राइंगल पे भी समझाऊंगी जो क्लास 10 की टेक्स्ट बुक में है बट अभी के लिए ये समझना ज्यादा इजी है सर्कल फॉर्म में इस यूनिट सर्कल पे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जल्दी समझ आता है एंड आई होप यहाँ पर सबको समझ आ गया अब इससे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइन थीटा कब इंक्रीज कर रहा है और कब डिक्रीज कर रहा है सेम वे cos थीटा की वैल्यू कब इंक्रीज हो रही है और कब डिक्रीज हो रही है इसके ऊपर बेस्ड असर्शन रीजनिंग एनएमसीक्यू में जरूर एक सवाल आ सकता है तो इसको बहुत आराम से समझते हैं जब इसको समझ आ ही गया तो कितना आसान है ये समझना कि साइन थीटा कब बढ़ रहा है और cos थीटा कब बढ़ रहा है अगर हम यहाँ से शुरू करें द फर्स्ट पॉइंट व्हेन थीटा इज 0 व्हेन थीटा इज 0 हमारे पास साइन 0 की वैल्यू है 0 बिकॉज y का वैल्यू 0 है जैसे जैसे ये पॉइंट एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएगा आई रिपीट जैसे जैसे ये पॉइंट एक्स एक्सिस को छोड़कर ऊपर की तरफ जाएगा मतलब उसका y कोऑर्डिनेट का वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है साइन तो व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 degrees to 90 degrees its y coordinates value increases and hence sin theta is increasing from 0 to 90 degrees आई होप ये समझ आ गया है इसी तरीके से अगर हम cos को कंपेयर करें अब cos को कंपेयर करते हैं जब 0 डिग्रीज है तो cos का वैल्यू है 1 यानी कि x का यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू राइट अब जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है ये पॉइंट पीछे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा दैट मीन्स व्हेन थीटा इंक्रीजेस cos थीटा डिक्रीजेस ठीक है ये दो रिलेशंस हैं जो हमको पता होने चाहिए इफ वी वांट टू एंजॉय ट्रिग्नोमेट्री ठीक है ये स्लाइड समझ आ गया है अब इसी चीज को हम ट्राइंगल के फॉर्म में करते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं 0 डिग्रीज के साइन 0 0 और cos 0 1 क्यों और कैसे होता है ठीक है उसके लिए हम ले लेते हैं एक पर्टिकुलर ट्राइंगल उसमें फिर से वही 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल तो ले लिया लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है थीटा थीटा के ऑपोजिट साइड एंड थीटा के एडजेसेंट साइड्स हम जान चुके हैं कौन कौन सी हैं ये हो जाएगा P ये है B और वो है H यहाँ तक अब डायग्राम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री अब ये सोचो इस ट्राइंगल में थीटा को 0 करना है थीटा को 0 करना है लेकिन 90 को डिस्टर्ब नहीं करना इट हैज टू बी अ राइट एंगल ट्राइंगल एट ऑल टाइम्स कैसे पॉसिबल है इसको अगर हमें कम करना है तो हमें ये हाइपोटेन्यूज को कम करना पड़ेगा ऐसे कम मतलब नीचे की तरफ लाना पड़ेगा नीचे की तरफ लाने का मतलब है हमें P को डिक्रीज करना पड़ेगा अगर P को हम डिक्रीज करेंगे B को हमने कांस्टेंट रखा तो थीटा का वैल्यू कम हो रहा है कम तो हुआ है लेकिन अभी भी 0 डिग्री नहीं हुआ है ठीक है मुझे इसको 0 डिग्री बनाना है 0 डिग्री बनाने के लिए मुझे इसको और कम करना पड़ेगा और कम करेंगे तो कम करते करते हमारे पास एक सिचुएशन आ जाएगी जहां पर
ये हाइपोटेन्यूज बिल्कुल जाकर बेस पे कोइंसाइड कर जाएगा। चिल्ड्रन, आई होप ये डायग्राम समझ आ रहा है। यहाँ पर थीटा बिल्कुल 0 डिग्रीज होते होते बिल्कुल हाइपोटेन्यूज जाके फ्लैटली फॉल करेगा बेस के ऊपर। तो क्या सिचुएशन हो जाती है जब थीटा हमारा 0 डिग्रीज है? हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर बिल्कुल 0 हो चुका है और बेस हाइपोटेन्यूज के बराबर हो चुका है। यहाँ से मैं हट भी गई हूँ, थोड़ा सा स्लाइड को ध्यान से समझ लो। हमने किया क्या है, पहले एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया जिसके अंदर हमने एक एंगल थीटा लिया, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज को मार्क कर दिया। थीटा को डिक्रीज करना है तो हमें पी को डिक्रीज करना पड़ेगा, बी हमारा कांस्टेंट रहता है। ऐसा करते करते जब हम थीटा को 0 की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा पी फाइनली बिल्कुल 0 हो जाएगा और बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएंगे। ये हमें समझ आ गया है। तो हमें रेशियोज निकालने में कितनी देर लगेगी? नाउ साइन 0 इज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा 0 हो चुका है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। cos 0, cos is base by hypotenuse, बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो चुके हैं, सो द रेशियो विल बी 1। अब tan को sin अपॉन cos से भी निकाला जा सकता है, तो 0 अपॉन 1 विल गिव मी अ 0, अदरवाइज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस जो भी हो बट परपेंडिकुलर 0 है तो इसका आंसर 0 ही आएगा। अब इनके तीनों के अगर हम रेसिप्रोकल्स ले लें तो 0 अगर 1 डिवाइडेड बाय हम 0 करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड है। तो अगर साइन 0 का वैल्यू 0 है तो उसके रेसिप्रोकल के लिए हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ऐसे ही tan का भी रेसिप्रोकल cot 0 हम निकालेंगे तो इट इज नॉट डिफाइंड। आई होप ये 0 डिग्री समझ आ गया है। तो रैपिडली हम करते हैं 90 डिग्री के एंगल्स। 90 डिग्री के एंगल्स के लिए फिर से मैंने वही ट्राइंगल लिया, थीटा लिया, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज को मार्क कर लिया। अब थीटा को घटाना नहीं है, थीटा को बढ़ाना है। थीटा को बढ़ाने के लिए मुझे बी को घटाना पड़ेगा, बी को घटाना पड़ेगा तो बी हमारा कम होना शुरू हो जाएगा और पी हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसको फर्दर हम और थीटा को बढ़ाने की कोशिश करें तो एक स्टेज आएगी जहां पर बेस जाकर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और थीटा हमारा 90 डिग्री के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाएगा। बिल्कुल क्लोज पहुंच गया है तो हमारा बेस 0 हो गया है और परपेंडिकुलर जाके हाइपोटेन्यूज के साथ मिल गया है, कोइंसिडेंट हो रहा है। तो दोनों की वैल्यूज आ गई। अब हम साइन कॉस टैन निकालते हैं फटाफट से। साइन 90 विल बी पी बाई एच, पी बाई एच तो बराबर हो गया तो साइन 91 आ गया। कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा 0 हो चुका है तो वैल्यू 0 आ गई। टैन विल बी 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड तो टैन आ गया हमारे पास। इन तीनों के हमने रेसिप्रोकल्स निकाल लिए तो हमारे 6 के 6 रेशियोज यहाँ पर 90 डिग्री के लिए कंप्लीट हो जाते हैं। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये चार्ट आपकी टेक्स्ट बुक्स में है और अब तक तो सारे बच्चों ने ये वैल्यूज का रट्टा मार लिया होगा, बट रटो मत बेटा, कभी किसी टाइम पर हम भूल जाएं। तो अगर हमें टेक्निकली पता है कि साइन 0 हमारा 0 था और कॉस 0 हमारा 1 था, साइन 91 था और cos 90 0 है। ये वो कोऑर्डिनेट्स याद रखो या ट्राइंगल्स की चेंज ऑफ साइड्स, किसी भी तरह से ये दो वैल्यूज हमें नहीं भूलनी है। इन दो वैल्यूज के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइक साइन कॉस मुझे पता है तो टैन क्या हो जाएगा 0 डिग्री के लिए, 0 बाई 1 दैट्स 0। अब तीनों आ चुके हैं, तीनों के रेसिप्रोकल्स एक एक करके हमने लिखे, टेबल की फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाती है। इसी तरीके से दूसरे केस में साइन इज 1 एंड कॉस इज 0 तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड तो टैन हमारा नॉट डिफाइंड आ जाता है। तीनों के रेसिप्रोकल्स लेते हैं तो हमारे पास ये 6 वैल्यूज आराम से फॉर 90 डिग्री भी आ जाती हैं। अब एक और बात यहाँ पे देखते हैं, साइन थीटा अगर 0 डिग्रीज है तो वैल्यू 0 है और 90 है तो 1 है, तो डेफिनेटली वैल्यूज इस चार्ट में जाकर इंक्रीज होने वाली हैं। कॉस को देखो, कॉस का 1 से स्टार्ट हुआ और 0 तक जा रहा है, यहाँ पर वैल्यूज डिक्रीज होने वाली हैं। ठीक है, ये हमने स्टडी कर लिया है, चार्ट हमारा थोड़ा सा बन गया है, लेकिन 3 एंगल्स अभी बाकी हैं, 30, 45 एंड 60। तो चलते हैं नेक्स्ट वाला। अब 45 डिग्रीज की वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं? ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और अगर ये समझ आ गया तो इसी के ऊपर बेस्ड जितने भी एप्लीकेशंस हैं आप आराम से कर लोगे। 45 डिग्री सिंपल सी बात है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर हमने थीटा को भी मार्क करना है। अब की बार जो थीटा है ये वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है? ये वैल्यू दी हुई है 45 डिग्रीज, तो थीटा को हटा के हम सीधा 45 डिग्रीज लिख देते हैं। ये 45 डिग्रीज आ गया हमारे पास। अब एक एंगल है 90, दूसरा है 45 और वैसे भी
ए और सी को तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होना है, तो अगर सी 45 है तो ए को भी 45 होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों एंगल्स आ गए 45। तो कोई भी एंगल ले लो, चाहे सी ले लो चाहे ए ले लो, दोनों से ही 45 डिग्रीज के रेशियोज को हम निकालने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, निकाल ही लेंगे। अब दोनों एंगल्स अगर बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहती है कि दो साइड्स भी बराबर होंगी। तो ए बी और बी सी मुझे बराबर साइड्स मिल गई हैं। ठीक है, अगर ये दो साइड्स बराबर हैं तो ए बी और बी सी बोलने की बजाय हम इन दोनों साइड्स को इक्वल मेजर दे देते हैं ए, यानी कि ये दोनों साइड्स हमने ले लिए इक्वल टू ए। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स मुझे पता है तो थर्ड साइड निकालना कौन सी मुश्किल बात है। लेट्स ब्रिंग इन द पाइथागोरस थ्योरम हियर। पाइथागोरस थ्योरम को अगर मैंने यूज किया इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में तो साइड AC क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर AC का वैल्यू आ जाता है बड़े आराम से √2 टाइम्स ऑफ A। बस उस वैल्यू को हम यहाँ हाइपोटेन्यूज पे ले आते हैं। ट्राइंगल की तीनों साइड्स कंप्लीट हो गई। अब ट्राइंगल की तीनों साइड्स अगर कंप्लीट हो गई तो मतलब हमारे 6 के 6 रेशियोज निकालना 2 मिनट का काम है। कैसे निकालेंगे, साइन ऑफ 45। अब मैंने यहाँ पर साइन थीटा लिखा है, कॉस थीटा लिखा है, क्यों, सी ले लो चाहे ए ले लो, वैल्यू तो हमारी सेम ही आने वाली है। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हमने परपेंडिकुलर लिया हुआ यहाँ पर ए और हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है √2 ए। हर बार जब भी हम कोई रेशियो फॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो ए तो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, सो अभी हम ए को डिस्कस ना करते हुए थोड़ा फास्ट करने के लिए सीधा लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी रेशियोज भी निकालते हैं। कॉस थीटा विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज ए एंड अपॉन √2 ए। तो बाई चांस यहाँ पर दोनों वैल्यूज हमारी साइन 45 और कॉस 45 की सेम आती हैं, ये दोनों सेम आती हैं, तो डेफिनेटली हमारा tan का वैल्यू तो 1 ही आएगा। tan को किसी भी तरह निकालो, परपेंडिकुलर बाय बेस तो दोनों बराबर हैं, या फिर साइन अपॉन कॉस तो वो भी बराबर है, डिवाइड करके 1 ही आएगा ना। इफ साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा आ चुका है तो इनके रेसिप्रोकल्स तो 1 मिनट में हम निकाल लेंगे। सो सेक और कोसेक विल बी इक्वल टू √2 एंड कॉट थीटा वुड ऑल्सो बी 1। ये आ गए 45 डिग्रीज के मेजर। हम इनको जल्दी से टेबल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में है तो सही, लेकिन इसको धीरे धीरे कैसे बनाया गया है वो भी जानना बहुत 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 जरूरी है। चिल्ड्रन, ये कोई ऐसा टेबल नहीं है जो किसी सिविलाइजेशन में से खोद कर निकाला गया है। दिस इज ओनली वाइल स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री दिस टेबल इज क्रिएटेड एंड टेक्स्ट बुक में और आपके सिलेबस में ये है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ दिस टेबल। तो इस टेबल में ऐसी वैल्यूज रैंडमली मत रटो। कभी भी इन लेटर ईयर्स ऑफ योर लाइफ कभी इसको निकालने की कोशिश करोगे, ये टेबल आप आई कैन गारंटी यू खुद बना सकते हो अगर आपको पता है कि ये वैल्यूज कैसे आई हैं। एंड सेकेंडली इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एज वेल। अब हमने 0 निकाल लिया, 90 निकाल लिया, 45 भी निकाल लिया, बचा है 30 और 60। एक अच्छी बात है, 30 और 60 को हम एक ही स्लाइड पे डील करेंगे और एक साथ खत्म करेंगे। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है, 30 एंड 60 आर अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक ट्राइंगल में अगर मैंने 60 लिया तो उसी ट्राइंगल में दूसरा एंगल हो जाता है 30 डिग्रीज का। ज्योमेट्रिकल प्रूफ क्या है वो डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमने लेना है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड थोड़ी पेशेंस रखो। ठीक है, आधे बच्चे सोचेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों ले वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया क्योंकि इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स, जैसे पिछले केस में बना आइसोसेलेस ट्राइंगल तो दोनों एंगल्स आ गए थे 45 और दो साइड्स बराबर थी। इस केस में वी हैव स्टार्टेड विद एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ताकि उसकी तीनों साइड्स बराबर हो, तीनों एंगल्स बराबर हो और हम तीनों साइड्स को सिंगल मेजर ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसमें 90 डिग्री एंगल तो है ही नहीं। 90 डिग्री एंगल नहीं है तो कोई बात नहीं, एक ऑल्टीट्यूड बना देते हैं। यहाँ से जब मैंने ऑल्टीट्यूड बनाया तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के बेसिकली हमने दो डिविजन्स कर दिए हैं, इसके लेफ्ट पे और राइट पे डेफिनेटली ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं तो एक पार्ट को छोड़ते हुए हम दूसरे पार्ट को थोड़ा सेपरेटली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसी पार्ट को मैंने यहाँ पर रीड्रॉ किया है। तो 60 डिग्री एंगल वैसा ही रहेगा, 90 भी वैसा ही रहेगा। ये वाली साइड ए और बाकी की दोनों डिवाइड होकर आ जाएगा a/2।
ठीक है, आसान था ना ये? यानी कि ये वाला लेंथ हो गया हमारा जो हाइपोटेन्यूज है, इट्स इक्वल टू द साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, और क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये बेस हमारा दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। लेंथ थी a, तो उसका हाफ हो जाएगा हाफ a, वो हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में हमारा यहाँ 60 डिग्री के लिए बेस आ गया हाफ a, हाइपोटेन्यूज आ गया a, पाइथागोरसियम हाइट तो निकाल ही लेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस ट्राइंगल में अगर हम इस एंगल को देखें तो वो 30 डिग्री आ गया। तो हम इस पर्टिकुलर डायग्राम से 30 और 60 के सारे रेशियोज एक साथ निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें निकालनी पड़ेगी लेंथ ऑफ ए बी, जिसके लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इस में यूज किया तो आराम से ए बी का वैल्यू हमने निकाल लिया √3/2a। कुछ बच्चों को तो ये फॉर्मूला याद भी होगा, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू √3/2a, उसको हम ले आते हैं डायग्राम में। अब हमारे पास इस ट्राइंगल में बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, सो बेसिकली तीनों साइड्स हैं। तो रेशियोज हम इसको बड़े प्यार से लिख लेते हैं। साइन 60, अब मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, सारे के सारे रेशियोज आपको आने चाहिए। साइन 60 के लिए हमें लेना पड़ेगा √3/2a अपॉन a। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, a और a हर बार कैंसिल हो रहा है, तो हम सिर्फ वैल्यूज की बात करते हैं। सो √3/2 आ जाता है हमारा साइन 60 का वैल्यू। अगर मुझे cos 60 निकालना है, cos 60 निकालने के लिए मुझे लेना पड़ेगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाफ a बाय a। हाफ a बाय a तो सीधा हाफ ही आ जाएगा। अब दोनों तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं परपेंडिकुलर बाय बेस यूज करूं या फिर साइन अपॉन कॉस। tan का वैल्यू आ जाता है √3। अभी हम निकाल रहे हैं 60 डिग्रीज के लिए। अब तीनों के रेसिप्रोकल्स, अगर साइन 60 √3/2 है तो कॉसेक ऑटोमेटिकली हो जाता है 2/√3। cos 60 is 1/2, so sec 60 would be 2. tan 60 is √3, so cot 60 will be 1/√3। इसी तरीके से हम साइन के रेशियोज निकाल लेते हैं ना। साइन 30, अगर हम साइन 30 की बात करें तो उसकी साइड ऑपोजिट हो जाती है BC, एंड हाइपोटेन्यूज रिमेन्स द सेम, दैट्स a। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास साइन 30 का वैल्यू आ गया, cos 30 का आ गया, tan 30 का भी आ गया, और इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों के हमने रेसिप्रोकल्स भी निकाल लिए। अब आता है इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट। ये जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। आई पर्सनली डोंट लाइक दिस आइडिया कि सीबीएसई ने ये टॉपिक डिलीट क्यों किया है। रादर ये सबसे आसान चीज थी चैप्टर में, मेरे हिसाब से इसे डिलीट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एमसीक्यू में भी आते हैं, जहां पर अगर आपको ये ट्रिक मालूम हो तो क्वेश्चंस बहुत आराम से निकल जाते हैं। बट इसको हम एग्जाम में यूज ना करें तो अच्छा है, जब कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। बट ये है क्या? अगर आप वैल्यूज को चार्ट में ऑब्जर्व करो तो मेरे पास cos 60 का वैल्यू है 1/2, जो कि बिल्कुल सेम है साइन 30 के। और अगर हम देखें साइन 60 का जो वैल्यू है वो है बिल्कुल सेम cos 30 के। अब 60 30 30 60 ये थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर ऐसा है कि साइन 60 इज इक्वल टू cos 30 एंड cos 60 इज इक्वल टू साइन 30, ऐसे दो रेशियोज को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। ठीक है, ये टॉपिक सीबीएसई ने अभी करिकुलम से डिलीट किया हुआ है। तो अगर आता भी है तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करना अवॉइड करना बोर्ड एग्जाम में। ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो गलत नहीं है बच्चा, लेकिन मार्किंग स्कीम में वो नहीं होगा। तो जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है उसको नहीं पता, ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है कि ठीक है कि गलत है, मे बी उस एग्जामिनर को लगे कि मार्किंग स्कीम से डिफरेंट है और आपके मार्क्स ना कट जाएं। मैं होंगी तो मैं नहीं काटूंगी, बट आई स्टिल एडवाइज यू स्ट्रिक्टली अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेकिन एमसीक्यू है तो किसी को क्या पता चलेगा हमने कैसे सॉल्व किया। तो cos 60 सेम है sin 30 एंड sin 60 सेम एज cos 30। ये तो हुआ sin cos। अब अगर sin और cos हमारे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं तो cosec और sec भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब बचा tan और cot। इफ आई कैन सी द टेबल, tan 60 सेम एज cot 30 एंड cot 60 सेम एज tan 30। तो ये हुआ थर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। टोटल 6 रेशियो हैं, टोटल 6 में 3 पेयर ही बन सकते हैं, साइन और cos, cosec एंड sec एंड लास्टली cot एंड tan। cot एंड tan का सबसे बढ़िया बात यह है दोनों आपस में रेसिप्रोकल्स भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री
रेशियोज भी हैं। चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। और ये टेबल अब हमने वैल्यूज ले ली हैं, अगर हम इसको कंप्लीटली पुट अप कर दें तो हमारा ये टेबल रेडी हो जाता है। पूरे चैप्टर में ये टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एग्जाम में बैठकर आप ये टेबल इस तरह से पहले बनाओगे फिर वैल्यू यूज करोगे। आपको ये वैल्यूज ठीक से याद रखनी पड़ेंगी। हाँ, अब इन सारे कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा सा हम इजीली लर्न कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू from 0 to 90 degree is increasing. So sin theta is increasing when theta increases from 0 to 90. Cos theta 1 से लेकर 0 तक जा रहा है. Cos theta is decreasing when theta is increasing. ठीक है? tan के वैल्यूज आप sin और cos को यूज करके निकाल सकते हो। और इसमें देखो जो पैटर्न है, पैटर्न क्या है? sin 0 is same as cos 90, ये सेम हो गया। ठीक है, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2, ये √3/2। तो बेसिकली आप एक चेन याद कर लो तो आप दूसरी आराम से बना सकते हो। फर्स्ट चेन, सेकंड चेन से थर्ड आ गया और तीनों से फिर रेसिप्रोकल्स आ गए। ये एक छोटा सा एडवाइस है, बाकी जिसको जैसे लर्न करना है आप करो, बट ये वैल्यूज याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम कमिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज से डरने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटीज है क्या? अभी हमने एक ही चीज सीखी है, रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और उनके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है जो हम क्लास 6-7 से यूज करते हुए आ रहे हैं। और मुझे 100% मालूम है, जिस बच्चे को मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना, उसको भी पाइथागोरस थ्योरम तो आता होगा। वो क्या कहता है? इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल p² + b² = h²। इसी थ्योरम को हम 3 बार लिख लेते हैं। अब फिर सोचोगे 3 बार क्यों? भाई 3 साइड्स है, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। पहले केस में मैंने पाइथागोरस लिखा और एक साइड चूज कर लिया अपनी मर्जी से। मैंने चूज किया h² से मैंने पूरे के पूरे आइडेंटिटी को इसको डिवाइड किया। तो p² को मैंने अगर h² से डिवाइड किया तो ये p/h का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में मैंने h को चूज किया, सेकंड में हमने b को चूज कर लेते हैं। अगर मैंने सेकंड में b को चूज किया तो फिर से मैंने वही का वही लिखा। और थर्ड केस में कौन बचा? इसी के साथ भी ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। पहले मैंने h से डिवाइड किया, फिर b से किया, और अब हम p से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये 3 रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को हमने कितनी ब्यूटीफुली रेशियोज में कन्वर्ट कर दिया है, बस इतना ही तो किया है। अब p/h क्या होता है? साइन। b/h क्या होता है? कॉस। और h/h क्या होता है? 1। तो बन गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, sin² थीटा + cos² थीटा = 1। ठीक है, अब आपको एक हिंट है यहाँ पर कि जो भी रेशियोज एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी में कनेक्ट होते हैं उनका डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा है अगर साइन 0 डिग्री भी हो जाएगा तो भी ये आइडेंटिटी ट्रू रहेगी, और अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो भी ये आइडेंटिटी वैलिड है। सो दिस आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बिटवीन 0 to 90 डिग्री, 0 as well as 90 included। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं p/b, p/b, b/b एंड h/b। जैसा मैंने बोला है सारे डिनोमिनेटर्स में बेस वैल्यू है। तो अगर आप tan को देखो, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये सारे हमने कन्वर्ट किए, हमारे पास आ गई सेकेंड आइडेंटिटी, और इसी तरीके से आ गई हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी। ये है तीनों आइडेंटिटीज। लेकिन अब इसके अंदर जो एक इंटरेस्टिंग बात है, फर्स्ट आइडेंटिटी में थीटा 0 भी हो सकता है और थीटा 90 भी हो सकता है। इस बात को मैं जोर देकर यहाँ पर क्यों बता रही हूँ, एक बार उस चार्ट को रेफर कर लेते हैं। ठीक है, उस चार्ट को रेफर कर लेते हैं जो हमने बनाया था 0 डिग्रीज के लिए और 90 डिग्री के लिए। अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो tan की वैल्यू यहाँ पर है नॉट डिफाइंड, tan की भी नॉट डिफाइंड है और sec की भी नॉट डिफाइंड है, यानी कि tan 90 और sec 90 के लिए ये आइडेंटिटी ट्रू नहीं होगी, बिकॉज इनकी वैल्यूज ही नहीं पता, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी विल ओनली बी ट्रू फॉर 0 डिग्री से 90 डिग्री के लिए, बट 90 डिग्री नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पर हम इक्वल टू 90 डिग्री अगर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा एक कोई कॉन्सेप्ट असर्शन रीजनिंग में PYQs में आया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए इज tan² थीटा + 1 = sec² थीटा ट्रू फॉर all values from 0 to 90 and 90 included, what will be your answer? आप तो लिख दोगे हाँ जी ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है बिल्कुल ठीक है। ये ठीक नहीं है, बिकॉज
ये आइडेंटिटी 90 डिग्री के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम बड़े आराम से इसी के कॉन्सेप्ट पे कर लेते हैं। इस केस में, अब इस केस में हम चार्ट को फिर से रेफर कर लेते हैं। कॉट और कॉसेक, कॉट और कॉसेक यहाँ पर नॉट डिफाइंड है 0 डिग्री के लिए। तो बस क्या है, 0 से 90 के बीच में से 0 को हटा देते हैं। अगर हम 0 को हटा दें तो हमारे पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा फ्रॉम 0 टू 90 एक्सक्लूडिंग 0 डिग्रीज। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया हमारा आइडेंटिटीज। अब आ रहे हैं हम एप्लीकेशन क्वेश्चंस। सारे के सारे एप्लीकेशन क्वेश्चंस जितने भी एनसीईआरटी में हैं ऑलमोस्ट हमारे सीबीएसई पीवाईक्यूज में कवर्ड हैं। सो राइट नाउ फॉर 2024 एग्जामिनेशन आई एम नॉट टेकिंग अप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, रादर वील वेरी सून मूव टू द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में एमसीक्यू है, 2 मार्कर है और एक 3 मार्कर है। ठीक है, तो 6 नंबर का ये सवाल आता है और बाकी का applications of trigonometry से। So write all other trigonometric ratios of theta in terms of sec theta। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में तो है ही और पीवाईक्यूज में भर भर कर आया हुआ है। कैसे, ये है क्या, हमारे पास 6 रेशियोज हैं। 6 रेशियोज हैं, मैं पूरे स्क्रीन को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर, ये मेरा तरीका है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जैसे अच्छा लगे वो करो, ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द पेपर, spatial arrangement of the concepts, this is called as mind mapping। These type of flow charts I personally feel are very good when you use in mathematics। हमें करना क्या है, 6 रेशियोज है, मैंने 6 का 6 स्पेस डिवाइड कर दिया ताकि हम कुछ भूल ना जाए और कैसे आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। ट्रस्ट मी, इट्स द बेस्ट स्लाइड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। राइट ऑल द रेशियोज। कौन कौन से रेशियोज है, साइन, कॉस एंड टैन। अब मैंने ऊपर वाली लाइन में साइन कॉस टैन क्यों लिखा अगर वो 3 हमें पता चल जाएंगे तो बाकी के 3 तो उनके रेसिप्रोकल्स ही हैं। तो हम पहले 3 को डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि हर बार हो ही जाएगा, बट 3 एग्जांपल्स में देखते हैं इसको कैसे डील करना है। और 3 आइडेंटिटीज को जिनको हमें बिल्कुल नहीं भूलना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 6 रेशियोज तैयार हैं। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा in terms of sec theta। भाई sec theta is the boss in this particular question। sec theta is the boss मतलब बाकी पांचों को sec theta के टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना है। लाइक sin theta, sin theta एक अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन sin theta को sec theta के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। नॉट ओनली sin theta, रादर ऑल द 5। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अगर सेक थीटा में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास सिर्फ 3 टेक्निक्स हैं। एंड एक और बात बेटा, बहुत सारे टीचर्स, सब लोग आपको इसका आंसर बता सकते हैं। राइट, आंसर तो कहीं से भी आप पता कर सकते हो कि कैसे होगा, क्या आंसर होगा, लेकिन उस आंसर तक पहुंचा कैसे जाए, दैट्स ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। आइडेंटिटीज में भी उन आंसर्स में पहुंचा कैसे जाए, कौन सी वो टेक्निक्स हैं जो हमें हेल्प करेंगी। कोई भी क्वेश्चन, आई चैलेंज, ऐसा कोई भी क्वेश्चन सिर्फ 3 टेक्निक्स के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं और वो तीनों इतनी आसान है। इसको देखते हैं पहले क्वेश्चन में। सेक थीटा, फर्स्ट टेक्निक, गो टू द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल्स निकालने सबसे आसान होते हैं। और दूसरा, हम नीचे वाले मतलब ये 3 रेसिप्रोकल रेशियो से ऊपर वाले 3 बॉक्सेस भरने की कोशिश करेंगे। तो सेक से सबसे पहले आसान था मेरे पास कॉस पे जाना, बिकॉज आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल। कॉस और सेक रेसिप्रोकल्स है, तो कॉस थीटा को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। ये है मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1। रेसिप्रोकल से कैसे हम निकालेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी। सेक थीटा को अगर मैं इस लिस्ट ऑफ आइडेंटिटीज में से ढूंढने की कोशिश करूं तो ये एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी में इन्वॉल्व है, वो है टैन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें सेक के अलावा और कौन सा रेशियो है, टैन थीटा। तो टैन के पास चलते हैं, यहां से हम आ गए टैन थीटा पे। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का नेक्स्ट स्टेप है, आइडेंटिटी है क्या, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमें निकालना है टैन थीटा का वैल्यू, तो टैन को एक तरफ रखते हुए हम बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ इफ टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टैन थीटा निकालने के लिए हम निकाल लेते हैं इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, बॉक्स बनना शुरू हो गया हमारा। कॉस आ चुका है, टैन आ चुका है। अगर 2 बॉक्सेस भर जाएं तो तीसरे बॉक्स के लिए हम चलते हैं साइन के पास और यहाँ पर
कॉस आ चुका है, टैन आ चुका है, तो साइन कॉस टैन रिलेशनशिप। ये साइन कॉस टैन रिलेशनशिप है क्या? ये है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये है सिर्फ तीसरी टेक्निक। इन 3 टेक्निक्स के साथ आप सारे क्वेश्चंस डील कर पाओगे। नंबर 1 रेसिप्रोकल, नंबर 2 आइडेंटिटी एंड नंबर 3 साइन कॉस टैन रिलेशनशिप। मैंने लिख दिया, वही लिखा टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा टैन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है? इसको सॉरी दिस साइड, तो ये हो जाएगा टैन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हमने किया, टैन का वैल्यू तो टैन ही रखेंगे, और यहाँ से देखते हैं हम टैन का वैल्यू हमने क्या निकाला है, अंडर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आ गया 1 अपॉन सेक थीटा। दोनों को मर्ज किया तो वैल्यू आ गई साइन थीटा की बड़े आराम से। अब क्या है, हमारे पास साइन आ चुका है, टैन आ चुका है, तो इनके रेसिप्रोकल्स के लिए एक साथ डील करते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक उल्टा कर दो, बस उसको उल्टा कर दिया तो सेक थीटा अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट इज द रेसिप्रोकल। तो ये स्लाइड समझ आ गई है? मैं यहाँ थोड़ा-सा हट जाती हूँ। जिस बच्चे को ये स्लाइड समझ आ गई है और नहीं भी आई है, इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेके रख लो। दिस टाइप ऑफ एरो मैप, ओके, माइंड मैप इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? हालाँकि इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं जिसके अंदर हम टैन थीटा में कन्वर्ट करते हैं। ये मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल एग्ज़ाम्पल है। अगर ये समझ आ गया तो इसके बाद आप कुछ भी कर लोगे। वही हमने किया, पूरे के पूरे स्क्रीन को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, 6 के 6 रेशियोज़ लिख लिए। पहले 3 लिखे, कौन से? साइन, कॉस एंड टैन। फिर तीनों रेसिप्रोकल्स आ गए और 3 आइडेंटिटीज़ जिनको हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। अब हमारा इस पर्टिकुलर 6 में से कौन है हमारा लीडर? लीडर है हमारा टैन थीटा, यानी कि बाकी सारे के सारे रेशियोज़ को हमें टैन थीटा में कन्वर्ट करना है। अब मेरे पास ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस तो मुझे क्लियर दिखाई दे रही हैं। नंबर 1 रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल पे चले जाते हैं। तो टैन थीटा से हम रेसिप्रोकल पे आ गए, सबसे आसान स्टेप होता है रेसिप्रोकल का। तो टैन से हमने कॉट पे आए, तो कॉट कैन बी रिटन एज़ 1 अपॉन टैन थीटा। ये तो हो गया बड़े आराम से। नेक्स्ट स्टेप में हम कोशिश करते हैं आइडेंटिटी यूज करने की। अगेन द सेम आइडेंटिटी, टैन थीटा इज कनेक्टेड विद सेक थीटा, तो हम चलते हैं सेक के पास और यूज करते हैं आइडेंटिटी। नाउ आइडेंटिटी में अच्छी बात यहाँ पर ये है कि सेक हमारा पहले ही दूसरी साइड पर है, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर मुझे पता है तो सेक थीटा का हम निकाल लेते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था, इन दोनों को करने के बाद हम पहले ऊपर वाले बॉक्सेस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सेक मेरे पास आ चुका है, तो हम चलते हैं कॉस के पास। कॉस को कैसे निकालेंगे? सेक थीटा का सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल किया तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अंडर रूट एंड 1 अपॉन दैट, सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है? रेसिप्रोकल आ गया। अब हमें चलना है तीसरे वाले बॉक्स की तरफ। तीसरा वाला बॉक्स यानी कि साइन थीटा। साइन थीटा के लिए मुझे क्या करना है? वही साइन कॉस टैन रिलेशनशिप। क्या होता है वो? टैन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। मुझे निकालना है साइन, तो मैंने लिख लिया साइन इक्वल टू टैन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब टैन तो यहाँ पर लीडर है भाई, है ना? टैन यहाँ पर लीडर है, तो टैन को तो टैन ही रखते हैं और कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस का वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। दोनों को मर्ज किया तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई बड़े आराम से। और अब साइन थीटा आ चुका है, तो कॉसेक के पास चलते हैं रेसिप्रोकल। तो सारी की सारी स्लाइड में आप देखो सिर्फ रेसिप्रोकल, आइडेंटिटी एंड साइन कॉस टैन रिलेशनशिप। इन 3 के अलावा कोई चौथी ट्रिक नहीं है। सारे के सारे रेशियोज आप निकाल सकते हो। और सबसे प्यारा साइन थीटा का क्वेश्चन इन द एंड। साइन थीटा के टर्म्स में हमें सारे रेशियोज को कन्वर्ट करना है, सो दिस टाइम साइन थीटा इज द लीडर। ऊपर वाले बॉक्सेस में से अगर एक वैल्यू हमें दी हो तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। साइन से सीधा हमने कॉस को निकाला। कैसे निकाला? कॉस थीटा को अगर हम लिखेंगे तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस अगर आ जाए तो टैन निकाल लेते हैं। टैन निकालेंगे साइन अपॉन कॉस करके, और साइन अपॉन कॉस की वैल्यूज डाली तो हमारे पास टैन आ गया। तीनों ऊपर वाले रेशियोज आ चुके हैं, तो तीनों का रेसिप्रोकल एक साथ निकालते हैं। और तीनों का रेसिप्रोकल एक साथ निकालने के लिए हमने सारे के सारे रेशियोज का रेसिप्रोकल कर दिया। आई होप चिल्ड्रन ये बात आपको समझ आ गई है। अगेन आई एम थोड़ा सा मैं साइड पे हो गई हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका लेकर रख सकते हो। दिस कंप्लीट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कन्वर्टिंग ऑल द रेशियोज इन टर्म्स ऑफ 1, ठीक है? हालांकि ऐसे नेवर एंडिंग क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब हम सीधा चलेंगे PYQs की तरफ। PYQs, CBSE previous year questions. Okay, we will start with the 1 markers, that's MCQs. Then we'll go to the 2 markers, short questions हैं, और एक आता है
3 marker identity, prove the identity. I hope this is clear. So अब हम चलते हैं MCQs की तरफ. All right.